नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब ने ये न्यूज़ जरूर सुन ली होगी। न्यूज़ ये है कि भारत ने अपना पहला आरआरटीएस ट्रेन सेट तैयार कर लिया है। जहां दोस्तों भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस का पहला ट्रेन सेट गुजरात के सावली में बनकर तैयार हो गया है। और इस ट्रेन सेट को बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है एल्स्टॉम। जी हाँ दोस्तों, एल्स्टॉम के प्रबंध निदेशक ने पहली आरआरटीएस ट्रेन सेट की चाबियां एनसीआरटीसी के अध्यक्ष और एमडी को सौंप दी हैं। दोस्तों, चाबियां सौंपने के साथ ही आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम के तहत जो बनने वाली ट्रेन्स हैं, उन ट्रेन्स की डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो भी अब स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, इस डिलीवरी प्रोसेस में जिस पहले ट्रेन सेट को डिलीवर किया गया है वो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए डिलीवर किया गया है। राइट दोस्तों, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए एल्स्टॉम ने पहला ट्रेन सेट डिलीवर कर दिया है एनसीआरटीसी को। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीआरटीसी भी, इसके डिटेल में भी जरूर जाएं। एनसीआरटीसी एक एब्रिविएशन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीआरटीसी का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो इसको डिटेल में जरूर समझें, ये कॉर्पोरेशन क्या है और इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं और इसको बनाए जाने का पर्पज क्या है। राइट दोस्तों, चलिए डिटेल में समझते हैं कि आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम है क्या और आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम किस तरीके से अलग ट्रेन सिस्टम है बाकी ट्रेन सिस्टम से, और जो आरआरटीएस ट्रेन हैं वो किस तरीके की सुविधाएं देंगी, और जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है वो कब से स्टार्ट होगा। राइट, चलिए बहुत सारी चीजें जानने को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस की, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन ने 2005 में एक टास्क फोर्स को गठित किया था। प्लानिंग कमीशन जो कि उस समय योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब वो क्या है, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे योजना आयोग ने यानी कि प्लानिंग कमीशन ने 2005 में एक टास्क फोर्स को गठित किया था और इसकी चेयरमैनशिप दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी को। और इस टास्क फोर्स को गठित करने का, बनाए जाने का जो पर्पस था दोस्तों, जो कारण था वो ये था कि एनसीआर के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा सके, उसको डिजाइन किया जा सके, प्लान किया जा सके। राइट, और दोस्तों ये जब टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, तो अपने रिकमेंडेशन में ये 8 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करती है। यानी कि जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है उसके लिए वो एनसीआर के लिए 8 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करती है और उसमें भी 3 कॉरिडोर्स को प्रायोरिटी वाइज रख देती है। मतलब कि वो बताती है कि अगर ये 8 कॉरिडोर्स पे हम काम करने वाले हैं तो प्रायोरिटी में हमें सबसे पहले इन 3 कॉरिडोर्स पे काम करना चाहिए। तो वो 3 कॉरिडोर्स क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर और दिल्ली अलवर को रखा गया है। और दोस्तों इसी प्रायोरिटी में ये जो पहला आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की, वो यहाँ पे रखा गया है। तो इसी कॉरिडोर के लिए पहला ट्रेन सेट दिया जा चुका है। राइट, तो ये है बैकग्राउंड। बेसिकली यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ने 2005 में ही इसके लिए टास्क फोर्स गठित कर दिया था और इसका जो पर्पज है वो यही है कि एनसीआर में मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को लागू किया जा सके। राइट, चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि जो आरआरटीएस है, आरआरटीएस जो ट्रेन सिस्टम है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरआरटीएस जो है वो एक तरीके से न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी और कंफर्टेबल कम्यूटेटर सर्विस है, जो कि एनसीआर में आने वाले जो इंपॉर्टेंट नोड्स हैं या जो कनेक्टिंग रीजनल नोड्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए रखा गया है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, हाई स्पीड है, हाई कैपेसिटी है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेडिकेटेड, हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी। राइट, और दोस्तों आरआरटीएस जो है वो एक कन्वेंशनल जो रेलवे सिस्टम अभी आप यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उससे कंप्लीटली अलग है। इवन ये मेट्रो से भी कंप्लीटली अलग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, पर्पज बेस पे होते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल भी आपस में इनको कंपेयर करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि पर्पज अलग है। अगर आप कन्वेंशनल रेलवे की बात करें तो उसका पर्पज अलग है। उसका पर्पज ये है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वहाँ पे सुविधाएं आपको दे रही है, और मेट्रो का पर्पज अलग है। वो उसका पर्पज ये है कि सिटी के अंदर सुविधाएं दी जाएं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया जाए। और यहाँ पे आरआरटीएस का पर्पज अलग है। आरआरटीएस का पर्पज ये है कि जो रीजनल नोड्स हैं उनको आसानी से कनेक्ट किया जा सके और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। राइट,
आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसा कि मेट्रो में दिया गया है, मेट्रो में भी अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं और इंपॉर्टेंट रूट है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, आसानी से वहाँ पे मेट्रो मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी रखे जाने की कोशिश की जाएगी RRTS ट्रेन सिस्टम में, राइट। तो ये है दोस्तों RRTS। और जैसे मैंने आपको बताया कि RRTS जो है वो मेट्रो से भी अलग है, इसको भी आप कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज जो RRTS है वो एक तरीके से रीजन्स को, इंपॉर्टेंट रीजन्स को या NCR के इंपॉर्टेंट नोड्स को कनेक्ट करने वाली है। इसका पर्पज अलग है, कन्वेंशनल रेलवे का पर्पज अलग है। और इसकी अगर हम यहाँ पे मोटे तौर पे सुविधाओं की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखे गया है कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट नोड्स की हम बात कर रहे हैं NCR के, उनके लिए डेडिकेटेड है, हाई स्पीड है और हाई कैपेसिटी है विद हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको? आसानी से वहाँ पे साधन मिल जाए, उसकी स्पीड अच्छी हो और ज़्यादा कहीं वो स्टेशंस में रुके ना, राइट। तो ये है RRTS का एडवांटेज। RRTS को आपने समझ लिया। अगर आप यहाँ पे समझें कि RRTS जो ट्रेन सिस्टम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, कौन कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि एल्स्टॉम कंपनी है इसको बना रही है, राइट। और ये कहाँ पे है? गुजरात के सावली में है। अच्छे से याद कर लें, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, जगह का नाम पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RRTS जो सिस्टम है, RRTS जो ट्रेन सेट है वो पूरी तरीके से 100% मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि RRTS जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि यहाँ पे अभी ये चूंकि पहला ट्रेन सेट दिया जा चुका है और ये जो पहला जो ट्रेन सेट है वो क्या है, दिल्ली मेरठ के लिए रखा गया है। और दोस्तों इसमें ट्रायल बेसिस के रूप में 17 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक साहिबाबाद टू दुहाई जो कि गाजियाबाद में है, राइट। तो दुहाई से साहिबाबाद तक का जो ट्रायल यहाँ पे फेज रखा गया है 17 किलोमीटर, इसको जल्दी तैयार करने की कोशिश की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये मार्च 2023 में इसको स्टार्ट किया जा सकेगा। मतलब इसको 17 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रायल के रूप में इसको स्टार्ट किया जा सकेगा, लेकिन जो कंप्लीट रूट है यानी कि जो दिल्ली से मेरठ का रूट है उसमें अभी टाइम लगेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा रूट जो है वो तैयार होगा। और देखिए रूट तैयार करना बहुत आसान होता है, लेकिन होता क्या दोस्तों कि उसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि आपने जो एडवांसमेंट रखी है अपने सिस्टम में, यानी कि अगर हम RRTS ट्रेन सिस्टम की बात करें तो RRTS ट्रेन सिस्टम में जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरीके की एडवांसमेंट है, उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, स्टेशंस को भी अपग्रेड करना पड़ता है। उसी हिसाब से उसमें स्टेशंस में भी सुविधाएं देनी पड़ती हैं, तभी तो वहाँ पे उसका मतलब है, राइट। अगर आपने स्टेशन उस हिसाब से नहीं बनाए हैं तो वहाँ पे ट्रेन सिस्टम का जो एडवांसमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक तरीके से कंपैटिबल बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से क्या है वो टाइम टेकिंग है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंप्लीट कॉरिडोर है वो 2024 या 25 तक ही चालू हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 17 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक ट्रायल फेज है वो 2023 में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब जान लेते हैं फटाफट कि RRTS जो ट्रेन सिस्टम है उसके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके की फैसिलिटीज इस ट्रेन के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फीचर्स को नहीं जानेंगे तब हमें RRTS ट्रेन सिस्टम की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, राइट। तो समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन सिस्टम में, यानी इस ट्रेन के अंदर आपको 2x2 ट्रांसवर्स कुशन सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2x2 डायमेंशन के टर्म में ट्रांसवर्स गद्दीदार सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। इसमें ऑनबोर्ड वाईफाई है, लैपटॉप एंड मोबाइल चार्जिंग है, और हर एक सीट के पास आपको ये लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और CCTV कैमराज यहाँ पे हैं, डायनेमिक रूट मैप्स मिलेंगे, ऑटो कंट्रोल एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम मिलेगा। ये सारे जो बेसिक फीचर्स हैं वो RRTS ट्रेन सिस्टम में लगाए जाएंगे, राइट। और वहीं पे अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन सिस्टम में, यानी कि RRTS ट्रेन सिस्टम में हैवॉक सिस्टम भी लगाया जाएगा। जहां दोस्तों हैवॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आप सब इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मेट्रो में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करने के लिए जब आप किसी मेट्रो स्टेशन में पहुंचते हैं
तो वहाँ पे आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट महसूस होता है, खासतौर पे गर्मियों में। तो ये जो अलग एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे महसूस होता है, दैट इज ओनली ड्यू टू दी हैवॉक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हैवॉक सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये किसी भी स्पेस में एनवायरनमेंट को एक तरीके से एडजस्ट करता है, जस्टिफाई करता है। जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वो उस स्पेस के एनवायरनमेंट को जस्टिफाई करता है। मैं आपको बता दूं कि हैवॉक सिस्टम जो है वो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, गगनचुंबी जो इमारतें हैं, जो बड़े ऑफिसेज हैं, यानी कि जो बड़ी ऑफिस की जो बिल्डिंग्स हैं, और जो छोटे बड़े औद्योगिक जो बिल्डिंग्स हैं उनमें, और जो अस्पताल हैं, कार हैं, ट्रेन्स हैं, जहाज हैं, जो गगनचुंबी इमारतों की मैं बात कर रहा हूँ, तो गगनचुंबी इमारतों में मतलब ये है कि बहुत सारी वहाँ पे क्या होती हैं, मतलब कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत तेजी से देखने को मिलता है, राइट। तो वहाँ पे इन सब टेम्परेचर को और सारी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हैवॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे नाम लिया ट्रेन, जहाज का भी, इवन पनडुब्बी में भी, राइट। तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी आप डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में नहीं हैं, वहाँ पे इस तरीके के सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, यानी कि वहाँ पे हैवॉक सिस्टम जो है अपने आप में काफ़ी यूजफुल हो जाता है, राइट। तो मोटे तौर पे जो काम होता है हैवॉक सिस्टम का, वो ये होता है कि वह बाहर से ताज़ी हवा का उपयोग करके सुरक्षित और जो स्वस्थ एनवायरनमेंट होना चाहिए, सुरक्षित और स्वस्थ एनवायरनमेंट के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, उन कंडीशंस को जस्टिफाई करता है। और उन कंडीशंस में जो मोटी कंडीशंस हैं वो हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जहाँ दोस्तों हैवॉक सिस्टम जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक तरीके से किसी भी स्पेस में, किसी भी एनवायरनमेंट में रेगुलेट करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको एडजस्ट करता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हैवॉक को और डिटेल में समझना है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो मुझे कॉमेंट करें। ये अलग से इसको वीडियो बना के दिया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे डिस्कशन ये है जो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, राइट। बट मोटे तौर पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैवॉक सिस्टम है वो क्या है और किस तरीके से वो काम करता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले फीचर्स क्या हैं। देखो यहाँ पे अगर हम कोचेज के टर्म में बात करें, मतलब कि ट्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोचेज होंगे, तो कोचेज को भी यहाँ पे किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन सिस्टम में एक प्रीमियम क्लास का कोच भी रखा जाएगा, मतलब हर एक ट्रेन में एक प्रीमियम क्लास का कोच रखा जाएगा। और इस कोच को जोड़े जाने का या इस प्रीमियम क्लास को रखे जाने का जो पर्पज है वो ये है कि जो अपनी गाड़ियों से चलना पसंद करते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली से आप जैसलमेर जा रहे हैं या वहाँ पे जयपुर में जा रहे हैं, आप वहाँ पे कार का ही यूज़ कर रहे हैं, तो इन कार वालों को ही यूँ कह लें कि जो रईस लोग हैं उनको भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है, राइट। इसलिए यहाँ पे प्रीमियम क्लास को रखा गया है ताकि वो वहाँ पे जिस तरीके के मतलब वो जिस तरीके के एनवायरनमेंट के, जिस तरीके लग्जरियस लाइफ के वो वहाँ पे आदी हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे उनको दी जा सके। इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम क्लास को भी जोड़ा गया है। और दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे एक कोच जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक कोच महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है, राइट। और अगर हम यहाँ पे सेगमेंट्स की बात करें, मतलब कि इन कोचेज में किस तरीके के सेगमेंट्स होंगे, तो बताया ये जा रहा है कि बेसिकली ये जो है वो 4 और 6 कोचेज के सेगमेंट में चलेगा। अभी इनिशियल तौर पे जो यहाँ पे रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, 4 और 6 कोचेज के सेगमेंट में रखा जाएगा। डिपेंड करेगा कि जिस रूट में, जिस कॉरिडोर में उस ट्रेन सिस्टम को चलाया जा रहा है, उस कॉरिडोर में, उस रूट में रिक्वायरमेंट कैसी है, उस रूट में प्रेशर किस तरीके से है, ट्रैफिक प्रेशर किस तरीके से, ये सारी चीज़ें, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैपिड रेल जो है वो अपने साथ जो फीचर्स रख रहा है वो किस तरीके से है और किस तरीके की सुविधाएं इसमें देने वाला आपको। अगले फीचर्स की अगर हम दोस्तों यहाँ बात करें तो वो ये है कि आरआरटीएस ट्रेन जो सिस्टम है वो अपने आप में फायर एंड स्मोक डिटेक्टर से इक्विप्ड होगा और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया जाएगा, डोर इंडिकेटर्स भी इसमें लगाए जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज कुछ भी वहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती है एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, राइट। अगर हम यहाँ पे अगले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट
और डिस्प्ले सिस्टम भी रखा गया है और डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले रखा गया है, राइट। ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे रखी गई हैं जो कि इस तरीके के ट्रेन सिस्टम में ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो ये सारे बेसिक जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं वो रखे गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में जो मॉडर्न एक तरीके से विजुअल और जो सुनने जा सकने वाली जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको इसमें बाकायदा इक्विप किया गया है। मतलब कि इसमें आप अच्छे से चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि यात्रियों को उनके अगले जो पड़ाव हैं, उनके जो अगले स्टेशंस हैं उसके बारे में जानकारी आसानी से मालूम पड़ जाएगी। जो लास्ट डेस्टिनेशन है यानी कि जो अंतिम गंतव्य है वो भी आपको जानने को आसानी से मिल जाएगा। ट्रेन की गति आदि सब के बारे में इसमें डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। मतलब आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए होता है कि ट्रेन यार किस स्पीड से चल रही है, कितना दूर मेरा स्टेशन और रह गया है, कितना देर मुझे और बैठना पड़ेगा, ये जो एक बेसिक उलझन रहती है, बेसिक जो सवाल रहते हैं यात्री के दिमाग में, वो सारा का सारा यहाँ पे जवाब आपको मिल जाएगा इस ट्रेन सिस्टम के अंदर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के फीचर्स रखे गए हैं। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट फीचर और बता दूं, वो ये है कि इस ट्रेन सिस्टम के अंदर स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड प्लग इन प्रकार के चौड़े दरवाजे लगाए गए हैं, राइट। और ये जो दरवाजे होंगे वो हवा के घर्षण और शोर को भी कम करेंगे, राइट। और साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ चुनिंदा ओपनिंग सिस्टम भी रखा गया है इसमें। चुनिंदा मतलब यह है कि सिलेक्टेड ओपनिंग सिस्टम भी इसमें रखा गया है कि आप क्या चीज ओपन करना चाह रहे हैं, क्या चीज ओपन नहीं करना चाह रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है ट्रेन के दरवाजे, राइट। मेट्रो में आप देखते हैं, मेट्रो में क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन आती है तो सारे दरवाजे, सारे जहां पे मतलब जहां भी गेट्स हैं सारे दरवाजे खुल जाते हैं एक साथ और सारे एक साथ बंद हो जाते हैं, राइट। दरवाजे वहां भी खुलते हैं जहां पे यात्री नहीं खड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि वहां पे एनर्जी जो है वो खराब होती है। तो आरआरटीएस में क्या रखा गया है, आरआरटीएस में ये रखा गया है कि आपको सिलेक्टेड ओपनिंग्स के लिए वहां पे पुश बटन दिए जाएंगे। उन पुश बटन्स को आप यूज करके अपने सिलेक्टेड जो भी पर्पज है, मतलब जिस भी गेट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप उसको वहां पुश बटन से ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एनर्जी की बचत होगी, बहुत एनर्जी की बचत होगी। इसको आप सिर्फ आप एज्यूम कर रहे होंगे कि यार इससे क्या होगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत है, राइट। अगर आप सिर्फ दरवाजे वहां पे सिलेक्टेड मोड में खोल रहे हैं, सारे दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, तो अपने आप में इससे काफी एनर्जी बचने वाली है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आरआरटीएस में, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आरआरटीएस यानी कि जो रैपिड रेल है उसके फीचर्स क्या हैं और किस तरीके की आप सुविधा वहां पे महसूस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जान लिया कि आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि जो मेट्रो है और जो आरआरटीएस है, इनमें स्पीड का किस तरीके से फर्क है, राइट। ये थोड़ा से एक बेसिक क्वेश्चन आता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें आरआरटीएस ट्रेन की, तो आरआरटीएस ट्रेन की जो डिजाइंड स्पीड बताई गई है दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपने आप में अच्छी स्पीड है। एक तरीके से इसको मिनी बुलेट ट्रेन बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड बताई जा रही है दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर, राइट। कितना है, 160 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड बताई जा रही है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर नॉन स्टॉप। तो देखिए नॉन स्टॉप यहाँ पे 150 किलोमीटर पर आवर है, और अगर यहाँ पे स्टेशंस में या वहाँ पे बहुत सारे स्टेशंस में उसको रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की ऑन एवरेज स्पीड मिल जाएगी आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम के द्वारा, राइट। ये आपने जान लिया आरआरटीएस में। अगर हम बात करें यहाँ पे मेट्रो की, जो कि अभी आप यूज करते हैं, तो मेट्रो में जो डिजाइंड स्पीड रखी गई है अभी ज़्यादातर वो क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड देखने को मिलती है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये भी आप अच्छे से दिमाग में रख लें। और इसकी जो एवरेज स्पीड मिलती है वो ओवरऑल 32 किलोमीटर पर आवर ही मिल पाती है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे कितना फर्क आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये तो यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड मोड में है, डिजाइंड और ऑपरेशनल, लेकिन जो काम की या जो प्रैक्टिकल स्पीड है वो एवरेज स्पीड ही होती है, राइट। तो 100 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड यहाँ पे मेट्रो में कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। काफी गैप है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मेट्रो से अच्छा अनुभव कर पाएंगे और कम समय में अपने डेस्टिनेशंस में पहुंच पाएंगे, राइट। तो ये कंपैरिजन आपने देख लिया मेट्रो में और आरआरटीएस ट्रेन में, राइट।
अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो कॉरिडोर्स की बात की, यानी कि प्लानिंग कमीशन ने जो टास्क फोर्स गठित किया था, उस टास्क फोर्स ने किन कॉरिडोर्स को रिकमेंड किया था, उसको यहाँ पे जानना जरूरी है, उनके नाम जानना जरूरी है, वो भी एक तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कौन से कॉरिडोर्स हैं जिनको एक तरीके से अभी प्लान किया गया है, शुरुआती दौर में उन पे काम चल रहा है, और कौन किन पे अभी काम करना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले डिस्कस करने वाले हैं फेज 1 की। फेज 1 में जो प्रायोरिटी डिसाइड की गई थी टास्क फोर्स के द्वारा, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पे रखा गया है दैट इज दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। दूसरा यहाँ पे जो कॉरिडोर है दैट इज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिसके लिए पहला ट्रेन सेट डिलीवर किया जा चुका है। और तीसरा जो है दैट इज दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर। ये 3 यहाँ पे प्रायोरिटाइज्ड कॉरिडोर हैं और इनके नाम आप जान लीजिए। फेज 1 में इनको डेवलप किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4-5 सालों में ये यहाँ पे ये जो ट्रेन सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन देना स्टार्ट कर देगी, राइट। अगर हम बात करें कि अदर जो कॉरिडोर्स हैं जिनको रिकमेंड किया गया था टास्क फोर्स के द्वारा, वो क्या हैं, तो आप जान लीजिए वो है दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवाल और गाजियाबाद खुर्जा, फिर है दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, फिर है यहाँ पे गाजियाबाद हापुड़, और फिर है दिल्ली सहादरा बरौत, राइट। तो ये आपने देखे टोटल 8 जो कॉरिडोर्स हैं, 8 में से 3 प्रायोरिटाइज्ड हैं जिन पे काम चल रहा है फेज 1 में, और बाकी जो कॉरिडोर्स हैं इन पे काम करना बाकी है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉरिडोर्स हैं वो अपने आप में जल्दी काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ पहले फेज की बात करें और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की बात करें दोस्तों, तो बताया ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक, यानी कि इस साल के अंत तक जो एक कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगा एनसीईआरटी के पास, और उनका कहना है कि मार्च 2023 तक हम पहले 17 किलोमीटर का जो फेज है, जो ट्रायल फेज है, उसको स्टार्ट कर लेंगे, राइट। लेकिन जो कंप्लीट कॉरिडोर है उसको 2024 या 25 तक ही यहाँ पे हम स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। तो हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो 8 कॉरिडोर्स हैं वो जल्द से जल्द बन के स्टार्ट हो, ताकि भारत को एक नई गति मिल पाए। भारत एक विकासशील देश है, एक नई गति जब इसको मिलेगी तो जल्दी ही हम एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे बन जाएंगे, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट दोस्तों। चलिए, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और हमारी जो अदर वीडियोज हैं, अदर जो प्लेलिस्ट हैं, उनको जरूर देखें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और हर एक प्लेलिस्ट में या हर एक वीडियो में आप हमें अपना कमेंट जरूर बताइए कि किस तरीके की हमें वीडियोज आपको देनी चाहिए, उसमें किस तरीके का सुधार करना चाहिए, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं, राइट। चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।